So hello everyone and welcome back to SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग एक काफी important question की discussion करने वाले हैं and this is often neglected when you are studying, when you are learning about this particular topic, but is so important. In fact, that is what you should be learning at first. What exactly is a field? तो आपको पहले फील्ड्स की सबसे पहले आपको फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड यू आर टोल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बाय कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज डिफाइन किया जाता है। बट what exactly is an electric field और what exactly is a field in the first place? क्योंकि जब आपने समझ लिया कि field क्या है, well you are understanding what is an electric field. What is a field? So first things first, it is only a mathematical object. There is nothing real or nothing physical actually present there. It is a mathematical object, and so let's consider it with mathematics only. You say कि physics में पहली चीज काफी सारी आपको physical quantities दिखेंगी। अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लेट्स कंसिडर द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, तो आपके पास अगर एक मास है m एंड इस पे फोर्स एक्सर्ट होता है, देयर आर मेनी फोर्सेस एक्सर्टिंग एंड वी से कि ये एक्सेलरेट करता है, तो आपको पता है कि इस पे जो टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे ये आपका होता है इस ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल वेक्टरली, प्रोवाइडेड दैट इसका मास कांस्टेंट है और यू आर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। नाउ द थिंग इज कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। जो पहली फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखेगी ये फोर्स है, इनफैक्ट द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पे आप सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को ऐड कर रहे हो। फिर एक क्वांटिटी इन्वॉल्व है मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वांटिटी इन्वॉल्व है द एक्सेलरेशन वेक्टर। पहली चीज है जो फोर्स है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फोर्स? दिस फोर्स इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे मे बी आपका हाथ जो कि इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और मे बी इट इज अर्थ जो कि इस पे ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है। सो ये जो फोर्स है, दिस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द इंटरैक्शन। फोर्स बेसिकली इंटरैक्शन ही है, राइट? कि दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करें, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, सो दैट इज वी से कि ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? अगर 2 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सो यू से कि 1 न्यूटन मैंने डिफाइन किया कि अगर इन दोनों के बीच इतनी इंटरैक्शन होती है, जिससे इतने एक्सेलरेशंस होते हैं एंड ऑल दैट, तो इतनी इंटरैक्शन को मैंने 1 न्यूटन डिफाइन किया, तो इसकी डबल अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन को मैं 2 न्यूटन डिफाइन करूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज बेसिकली अ मेजर, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन वेल टू बॉडीज एंड वन ऑफ विच इज दिस पर्टिकुलर बॉडी, कि इस पे कितना, इस इंटरैक्शन का कितना इन्फ्लुएंस इस बॉडी पे होगा। ऑल्दो दोनों इंटरैक्ट करें तो इक्वल होना चाहिए, बट दैट इज हैपनिंग कि इन पे जो इन्फ्लुएंस आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो वी से दैट द फोर्सेस आर बीइंग एक्सर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मास इज अ मेजर ऑफ द मैटर इन दिस बॉडी, or you might as well say a measure of the inertia of this body, right? Acceleration, how do you define it? It is basically defined as the time derivative of the velocity, किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेज चेंज होगी, and which in turn can also be written as the second time derivative of the position vector. So you say कि अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं पे है and मैं उसके लिए एक पोजिशन वेक्टर दे सकता हूँ, then after giving that, assigning that position vector to this object with respect to some origin, अगर मैंने बता दिया कि इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मुझे इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। किस डायरेक्शन में? सो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो here you can clearly see that अगर मैंने इस चीज को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के साथ, आई एम गेटिंग वेलोसिटी, कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करे, मतलब कितनी स्पीड से ट्रैवल करे, किस डायरेक्शन में, उसे डिफरेंशिएट करने पे, सो दैट वी हैव एक्सेलरेशन। नाउ द थिंग इज कि ये जो तीनों क्वांटिटी हैं, द अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन फोर्स, द मेजर ऑफ इनर्शिया मास एंड द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन,
ये क्वांटिटीज इस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, एंड when you are actually defining these quantities, you are actually treating this object like a point particle. आप इस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट पार्टिकल ट्रीट करते हो, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। अगर यही चीज अगर आप एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करना चाहो तो इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप एक सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर देते हो, एंड इस सेंटर ऑफ मास को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मच मास, वेल मैथमेटिकली आप ऐसे लिखते हो। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये मास और दस, ये जो रिलेशन है आपका, इस बेसिस पे कर रहे हो कि आप इस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर ये छोटा है, इफ इट इज स्मॉल इनफ, बट इफ इट इज नॉट लार्ज इनफ देन यू कैन स्टिल डू दैट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। द थिंग इज कि अगर आपके पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो कि हर पॉइंट इन स्पेस पे डिपेंड करेगी, so that is what you call a field। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी या फिर मास एक फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है एंड ये इस ऑब्जेक्ट के साथ चलती है। या एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर आप मैप करना चाहो, इसकी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग देना चाहो, तो ये जो ज्योमेट्रिकल वेक्टर है ये इस ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है, राइट? इनकी पूरी डेफिनेशन इन ऑब्जेक्ट के साथ चल रही है। द थिंग इज कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो एंड मैं फिर भी, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, मैं फिर भी कोई ऐसी क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूँ जो कि स्पेस में इस पॉइंट के, नॉट द पार्टिकल बट दिस पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट इन स्पेस, आई मीन दिस स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए डिफाइंड हो, तब उस चीज को मैं एक फील्ड कहता हूँ। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड दैट इज अ टेम्परेचर। वेल, टेम्परेचर इज समथिंग लाइक दिस, इट्स समथिंग लाइक दिस। So here we have something like this, that मान लो आपके पास एक ब्लॉक है एंड इसे आपने एक एंड पे हीट करा है। So the thing is that अगर आपके पास एक ब्लॉक है एंड आप इसे इस एंड पे हीट कर देते हो, so you know that there is something called temperature जो कि राइज करता है the place where you heat it. So you send in energy which is heat energy, this thermal energy, and you say कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे राइज करता है। जहां पे आपने इसे नहीं हीट किया है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर वहां पे ये पूरा पीस ऑफ मैटर होगा, ये उतना ज्यादा आज उसमें एनर्जी नहीं है, सो ये उसे इसका लोअर टेम्परेचर। द थिंग इज दैट यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर आप बोलते हो, आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वेल ये एक पॉइंट है, एंड यहाँ पे आप एक टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो। ये एक पॉइंट है, एक टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हो। टेम्परेचर जितना इस साइड पे है, जहां पे जिस पोर्शन में आपने हीट किया टेम्परेचर ज्यादा है, इस पोर्शन में जाते हो तो इस पॉइंट पे भी एक टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर थोड़ा कम है। सो यू हैव हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सम मीडियोकर टेम्परेचर, बट एट द एंड ऑफ द डे आप हर पॉइंट पे एक टेम्परेचर डिफाइन कर पा रहे हो, इवन दो इट माइट बी जीरो। ये टेम्परेचर ऑल्दो 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 0 केल्विन का टेम्परेचर कभी अचीव करना पॉसिबल नहीं है, not by laws of physics, but here you are having at some point 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट पे भी ये डिफाइन हो सकता है कि हाँ यहाँ पे 0 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। you have all the right to say that. So here the very fact कि टेम्परेचर को आप एक पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे, टेम्परेचर हर एक कोऑर्डिनेट पे डिफाइन हो सकता है एंड इसकी सर्टेन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, वेदर दैट वैल्यू इज 0 और इट इज नॉन 0। इसका मतलब टेम्परेचर भी एक फील्ड है एंड यू विल से दैट दिस इज समथिंग लाइक टेम्परेचर फील्ड। सो एनीथिंग जो कि कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली वो चीज एक फील्ड होती है। नाउ यू हैव बीन टोल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स। सो सिंपलेस्ट एग्जांपल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। When you have a charge over here and you say कि ये चार्ज अपने ऑल अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर देती है, and when you put another test charge Q naught here and you see कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रेपेल होता है इस पॉजिटिव चार्ज से, then you define कि इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि इस पॉइंट पे जो फोर्स, इस पॉइंट O पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है over this test charge divided by the test charge itself. So the force exerted per unit charge at this particular point is the field at that point.
and this is typically how we define fields, right, or how we define an electric field. But the thing is कि आप electric field को नहीं define कर रहे हो, और even if you are defining electric field, you aren't exactly telling what a field is, but you are telling what an electric field is and what the electric field is at a particular point. आपने कभी exactly ये नहीं कहा कि field क्या है, and that is the trouble, and it is very important to understand कि fields exactly हैं क्या, as I have just told you. क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते हो कि एक field exactly है क्या, you will not understand what exactly is an electric field. You can only speak of its formula. You won't have that depth of understanding in exactly what an electric field is or what a magnetic field is, and how are you exactly able to speak of these certain quantities. So temperature भी एक kind का field ही है. Temperature is well a field, and an electric field and magnetic field is of course a field. So what you say is कि इस चार्ज की sheer existence की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये कुछ ऐसे बिहेवियर शो कर रही है that when other charges are brought near each other in this particular region around it, and वो इससे attract या repel हो जाती है. So as Michael Faraday defined it, कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई से दैट चार्ज के शेयर एग्जिस्टेंस की वजह से एक क्वांटिटी स्टैब्लिश हो जाती है एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, एंड सिंस ये क्वांटिटी स्पेस में हर पॉइंट के लिए, हर स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए डिफाइंड है, आई से कि एक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है. सो फील्ड इज एनीथिंग दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल दीज पॉइंट्स इन स्पेस, एग्जिस्ट एट ऑल दीज पॉइंट्स इन स्पेस, एंड ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सच दैट इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट चार्ज मैथमेटिकली. So that is what an electric field is. Now, since I told you, it is very important to know that it depends on this space coordinate only. इसका मतलब जब यहाँ पे कोई चार्ज Q0 नहीं भी है तो भी वो फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. So when you define it in terms of coordinates, वो फील्ड अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन जब आप कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाके उस पोजीशन पे रख देते हो, एंड सिर्फ उस पोजीशन के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन डिफाइंड है, वो फील्ड उस चार्ज पे एक्ट करती है, जो कि इस रिजल्ट या आपको एक रिजल्ट देता है कि या फिर ये चार्ज इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर इससे रेपेल हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज, सॉरी द साइन ऑफ दिस चार्ज, जो कि ऑफन टाइम्स पॉजिटिव लिया जाता है, but well this charge can be negative as well. So this is exactly how you define a field. Another very good example would be in case of fluid mechanics. You have something like a pipe, and इस pipe के अंदर well you say कि molecules flow कर रहे हैं, और you say fluid particles flow कर रहे हैं, and well these fluid particles that are flowing, you know they follow these kind of flow lines. अब आपको ये भी पता है fluid mechanics में कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल है, एंड अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे वेक्टर v0 है, तो इसके जो जस्ट बगल में टू द लेफ्ट ये जो पार्टिकल है, जब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल की पोजीशन पे आएगा आफ्टर इट हैज फ्लोड दैट मच अमाउंट, तो इसके पास भी उतनी ही वेलोसिटी वेक्टर v0 होगी. सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी डिपेंड करते हैं कि ये किस पॉइंट पे है इन दिस flow line in this streamline, and the fact that कि particle की velocity somehow depend करती है कि ये space में किस coordinate पे है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये velocity somehow एक velocity field है. and yes, velocities in fluid mechanics, velocities of these particles in flow lines and streamlines, yes it is a velocity field from the fact that it is dependent. So सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ही एक फील्ड नहीं है. यू हैव अ टेम्परेचर दैट इज अ फील्ड, या वेलोसिटी दैट इज अ फील्ड. इनफैक्ट जब आप रिजिड बॉडीज की मोशन की बात करते हो तो वहां पे भी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स इनसाइड अ रिजिड बॉडी डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट. सो लेट्स कंसीडर मैग्नीट्यूड वाइज ओनली, प्रोपोर्शनल टू दैट एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कितनी फास्ट उसकी एंगुलर वेलोसिटी है. वेल उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, बट द फैक्ट कि डिपेंड्स ऑन वेल दिस पोजीशन वेक्टर और द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर of the particular particle in that rigid body. So a unique point in space, a coordinate in space. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब एक rigid body motion में
velocity of those particles is also a field. So you have to understand that it is not just something जो कि जहाँ पे forces की necessity है कि जब forces exert हो रहे हैं तभी field exist करेगी. No, and that is why आपको ये books में बताए भी जाते हैं कि जब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज नहीं है तब कोई force तो exert हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी field exist करती है, because field is not really dependent on the concept of forces. फोर्स है तो भी फील्ड डिफाइन हो सकती है, नहीं है तो भी डिफाइन हो सकती है. एंड अगर इसका फोर्स से कोई कनेक्शन भी नहीं है, कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी वेल फील्ड डिफाइन हो सकता है, एज इन द केस ऑफ टेम्परेचर और वेलोसिटी फील्ड इन दिस, और इन द केस ऑफ अ रिजिड बॉडी. सो एनी टाइम दैट यू एनकाउंटर एनी सच क्वांटिटी जो कि पॉइंट्स इन स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, माइट एज वेल बी कांस्टेंट. तो अगर ये बॉडी है, इसके पास थ्रू आउट सेम टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर इज स्टिल अ फील्ड फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि ये डिफाइन हो सकता है एंड इनकी अलग वैल्यूज हो सकती हैं, एंड आप डिफाइन आप कर रही हो एट ऑल द पॉइंट्स, that means that this particular thing is well a field. So I think that would be all for today's video of mine over what exactly are fields, and thanks to all viewers.